1980s में BCCI was one of the biggest banks in the world. कुछ ना कुछ तो BCCI गलत कर रही है. BCCI जो दो काम गलत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे. केस में उन्हें पकड़ा गया वो ये था कि एक बैंकिंग चेन थी जो कि बैंक डिफॉल्ट हो गया था, वो उन्होंने खरीद लिया था कोलंबिया में. सेठ आबिद साहब का एक बहुत की रोल था और वो स्पेशली था कि दुबई या जो साइप्रस वाला एरिया है वहाँ से कुछ चीज़ें जो स्मगल होनी है वो उन्होंने स्मगल करके पाकिस्तान लेके आते थे. ये जो खान नेटवर्क है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने साइफन किए, लिबिया को बेचा, नॉर्थ कोरिया को बेचा. अगर हमने बेचा तो पैसे लिए ना, तो साइफन ऑफ तो कहीं गए तो नहीं ना. BCCI पे और भी तो बहुत सारे इल्जाम हैं. उन्होंने $20 बिलियन गवा दिए लोगों के. अभी तक हिस्ट्री में पता नहीं कितने बैंक्स डिफॉल्ट हुए, लिक्विडेट हुए, क्लैम्प डाउन हुए. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest today. Kalbe Ali is a senior journalist. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया. और आज हमारा टॉपिक आपके साथ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा मज़ेदार है. BCCI एक बैंक होती थी, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, जिसको अब कहा जाता है कि बैंक ऑफ क्रुक्स एंड क्रिमिनल्स इंटरनेशनल. इसके बारे में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बातें हुई हैं, हॉलीवुड पे भी कवरेज है. तो मैं ये पहले समझना चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर हमारी जो यंगर ऑडियंसेस हैं या मेरी एज के लोग हैं, 1980s में ये तो हकीकत है कि BCCI वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड. कोई $20 बिलियन की उनके एसेट्स थे. दे वर इन 73 कंट्रीज, 14,000 एम्प्लॉयज़, 400 ब्रांचेस. तो ये बैंक पहली बात तो इतनी बड़ी हुई कैसे, ये अगर आप हमें थोड़ा सा समझा दें, देन विल गेट इनटू द स्पाइसी स्टफ. देखिए, ये जो असल बदकिस्मती पाकिस्तान की, वो हमारी ये नहीं है कि जो हमारा इस वक्त करंट स्टेटस है, ये मैं आपको बता दूं, एक बात याद रखिएगा. असल हमारी बदकिस्मती है कि ना हम क्रिकेट में, या सिर्फ ये है कि हमने हर चीज़ को पॉलिटिसाइज़ कर दिया है, ओवर पॉलिटिसाइज़ कर दिया है. और इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ कर दिया है कि जो हमारा करंट लीडर है और करंट अपोजिशन में है, हमने बस उसको सलाम करना है, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस साहब को. यही हमारे 4 या 5 लोग सामने रहते हैं. 5 साल पहले अगर फेस चेंज हो जाएगा तो हम उसको सलाम करते रहेंगे. वी आर एक्चुअली मिसिंग आवर हीरोज़. हमने हॉकी में कोई तीर मारा ज़िंदगी में, हमें याद नहीं है. हमने कभी स्क्वाश में, स्पोर्ट्स में और बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम अच्छे थे, ये हमें पता ही नहीं है. ये जो चीज़ है, इसी तरह ही अब बहुत सारे लोग बड़े क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान अगर ये न्यूक्लियर वेपन ना बनाता तो क्या फ़र्क पड़ता, या कुछ भी. तो BCCI की मैं बात बता रहा हूँ कि आगा हसन आबदी साहब वॉज अ ग्रेट मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनस, ये कम से कम इस मॉडर्न वर्ल्ड के हमारे नहीं. जब पाकिस्तान बना तो हमारे हालात क्या थे उस वक्त अगर जस्ट इमेजिन कि ये जो हमारा पाकिस्तान है, इसमें इंडस्ट्रियल बेस नहीं थे. कोई 4 या 5 तो इंडस्ट्रीज़ थी. मेजर स्टेशन, रेलवे स्टेशन सिर्फ लाहौर का था, और एक उसके बाद एक जंक्शन टाइप रावलपिंडी और पेशावर. छोटी ट्रेन लंडी कोतल तक जाती थी, वो भी एक मिलिट्री ट्रेन बेसिकली थी. इसके बाद जिन लोगों ने हबीब बैंक बनाया, तो हबीब बैंक बिल्डिंग जो है, इट वाज द स्मार्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग जब वो बन रही थी ऑफ साउथ एशिया में इंडिया आता है, और बांग्लादेश तो खैर चलो वो हमारा हिस्सा था. लेकिन इसके बावजूद अब ये जो है, ये हमें नहीं पता कि इस वक्त इंडियंस, जो कि बॉम्बे पुराना शहर है, कलकत्ता पुराना शहर है, और मद्रास यानी चेन्नई भी पुराना शहर है, दिल्ली पुराना शहर है, कराची से पुराने शहर हैं. कराची तो एक वॉज ओनली अ बेस, वेरी स्मॉल बेस, के जो कि अंग्रेज़ों ने अपनी ज़्यादातर फैमिलीज़ थी, और एक वो ट्रेडिंग हब, पोर्ट के हैसियत से ही डेवलप हुआ था. उसके अलावा इट वाज नॉट रियली अ बिग सिटी, कॉस्मोपॉलिटन तो नहीं था. तो ये इसमें बनाया, तो ये हबीब बैंक से लेके इसके बाद सारी इंडस्ट्रियल बेस. इन्होंने सबसे पहले एक हमारी यूनाइटेड एयरलाइंस बनाई थी, जिसके बाद वो जो कि PIA में कन्वर्ट हुई. इन्होंने ही बैंक्स बनाए थे. यूनियन बैंक इन्होंने बनाया था. फिर वो यूनियन बैंक जब नेशनलाइज हुआ तो फिर देन ही वेंट अब्रॉड, और वहाँ से इन्होंने BCCI बैंक बनाया था बाहर जाके, जब ही नेशनलाइज हो गया था. इस तरह इनके और बहुत बड़े बड़े काम हैं, जैसे कि हमारा GK जो बना है, तो GK में इन्होंने सीड मनी दी थी, जो आज के हिसाब से इक्विवेलेंट टू तकरीबन 6 अरब रुपए बनती है. 6 अरब रुपए दी थी कि इसको आप लोग रखें, इसका इंटरेस्ट से अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एनुअल एक्सपेंडिचर्स, उसमें से चलाएँ. और इसमें बिल्कुल एक हाई एंड की एजुकेशन ही होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हाई एंड के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बने. मतलब ही हैड अ विजन. और उसके बाद उन्होंने दिया. और ये GK भी इसलिए नहीं बनी थी कि जस्ट लाइक कि हमें किसी कॉलेज की ज़रूरत थी. वो इतना जंगल में
और एक पहला ये यूनिवर्सिटी है वाहिद है बल्कि जो किसी मौजूदा सदर या वज़ीर आज़म के नाम से बन रही है। तो आगा हसन आबदी साहब ने ही इसको प्रमोट किया था ताकि हमारा जो प्रेसिडेंट्स अमेंडमेंट के बाद जो सैंक्शंस हम पे लगी थी वो उन सैंक्शंस के बाद इस एजुकेशन के नाम से और एक रिसर्च वर्क के नाम से बहुत सारा इक्विपमेंट और बहुत सारा लैब इक्विपमेंट्स इंपोर्ट हो जाता था और वो जाके जीकी में जो कि हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और केआरएल के लोग वहाँ जाते थे और एक्सपेरिमेंट या जो भी है लर्निंग अबाउट द प्रोसेस वो वहाँ पे कर रहे थे। तो आगा हसन आबदी साहब वाज अ ग्रेट मैन, बहुत लर्नेड आदमी थे और उनकी एक बहुत बड़ी विजन थी। जब ये इनका यूनियन बैंक नेशनलाइज हुआ तो ही वेंट अब्रॉड और उसके बाद उन्होंने ये लंदन और स्विट्ज़रलैंड वगैरह से वहाँ से एक लॉन्च किया। सिंस ही वॉज एन फॉरवर्ड लुकिंग मैन, जैसे मैंने ये जो बातें बताई आपको कि पाकिस्तान में ज़रूरत थी तो उन्होंने एयरलाइन बनाई, जिसके बाद वो एयरलाइन PIA बनी। इनके पास आगा हसन आबदी साहब के पास पहले से पैसा था इनके पास? देखिए पैसा पाकिस्तान में मसला नहीं है, अभी भी पैसा बहुत सारा है, करप्शन का पैसा भी है, जायज़ पैसा भी है। अब हबीब बैंक जिन लोगों ने बनाया वो तो अलग, एक वो हबीब फैमिली जो है वोकल फैमिली वो लोग अलग थे, उन लोगों ने भी तो काम किया, मंशा वाले भी हैं। लेकिन बात है सीधा तरीके से करना, नेशनल इंटरेस्ट के साथ करना और एक ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग डायरेक्शन में काम करना, तो उसमें लोग तरक्की करते हैं। हमारे यहाँ कुछ सिस्टम और लोगों की अपनी सोच, जिसके बाद ये कि वो एक ग्रोथ के बाद देखिए कोई भी ब्रांड ऊपर क्यों नहीं जाता पाकिस्तान में, क्योंकि एक लिमिटेड ग्रोथ के बाद हम उसमें से ही खाना शुरू कर देते हैं। एक PIA वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एयरलाइंस। तो ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये जैकलिन कैनेडी ने कहा था PIA के लिए कि जी मैं इसमें जाऊंगी, दे आर द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। तो उसके बाद वो हमने कोट रखी। अब हम क्या मेंटेन किया हमने, तो ये तो हमारा मसला है ना। तो बाद है पैसा इशू नहीं होता कि जेब में भी ना हो, इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे खासे, यानी कि दुबई और जो UAE के रूलर्स हैं वो भी उनसे एडवाइस लेते थे। लेकिन बात ये थी कि वो करते क्या थे, उनका मेन कंपेटिटर था, उन्होंने रखा हुआ था सिटी बैंक को, और सिटी बैंक की मेनली सबसे बड़ी ग्रोथ रही है शुरू से CIA के साथ साथ। एक पैनम को ग्रोथ, पैनम एक एयरलाइन थी दुनिया की बहुत बड़ी, इसके ऊपर काफ़ी फिल्में, रोमांटिक फिल्में पैनम के ऊपर बनी हैं। तो पैनम जो है वो क्यों कोलैप्स कर गई, क्योंकि जब तक उन्हें प्रोटेक्शन हासिल थी अमेरिका में तो वो ग्रो कर रही थी। सिटी बैंक को जब तक प्रोटेक्शन हासिल थी वो ग्रो कर रहा था। उसका जो प्रोटेक्शन क्यों चाहिए एक बैंक को? प्रोटेक्शन, नेशनल प्रोटेक्शन ये थी कि, या पैनम को भी वो ये था कि उसके कंपटीटर्स नहीं बन रहे थे, वहाँ के सिस्टम रोक रहा था। फिर उसके बाद अमेरिकन की जो सबसे बड़े बड़े कारनामे होते थे जो दुनिया में जहाद और लैटिन अमेरिका में बड़े ऑपरेशंस, ये सारे कुछ सिटी बैंक वाले करते थे। वो चीज़ें बचाने के लिए, यानी कि अपना इल्ज़ामात वो सारा उन्होंने शिफ्ट करते गए उन्हीं के मीडिया ने कि जी ये सारे के सारे काम जो हैं, ये जो ड्रग्स मनी की जो डीलिंग है सबसे ज़्यादा सिटी बैंक वाले करते थे। तो हम मिसाल के तौर पे आप अभी मुझे कह रहे हैं कि आबदी साहब एक बहुत अच्छे आदमी थे, एक तरफ दुनिया उन्हें कह रही है कि उन्होंने वो बैंक बनाया जहाँ पे पाब्लो एस्कोबार के पैसे, उन्होंने वो बैंक बनाया जहाँ सद्दाम हुसैन के, गद्दाफ़ी के पैसे, मिडल ईस्ट की जो वॉर्स थे उनके पैसे, ड्रग लॉर्ड्स के पैसे, जो आप बात कर रहे हैं कि जी सिटी बैंक भी ये चीज़ें करती थी और ऐसे करती थी, इसका क्या एविडेंस मिलेगा अगर अवाम कुछ देखना चाहे? कि देखिए एविडेंस इसलिए नहीं मिल सकता क्यों, या तो स्टेट ऑफ द, हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट, ये अगर कुछ सीरियसली सोचें तो कर सकते हैं। आगा हसन आबदी साहब या BCCI के लोग वो तो करने से रहे और उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं, उल्टा नुकसान है, उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम डाला जा सकता है। बात यह है कि जहाँ जहाँ पे भी जंगें हुई हैं अमेरिकन की, अब आप 3-4 चीज़ें देखें, ड्रग्स के ऊपर अगर आप देखें तो वे बड़े सिंपल सी बात है। अब देयर आर मेनी थिंग्स विच आर ऑब्वियस कि अब अफ़गान जिहाद जो हुई थी 80s वाली, कि वो पाकिस्तान ने की थी, इजिप्ट ने की थी या अमेरिका ने की थी। अब इसमें अगर कोई शख्स आ जाए, खड़ा हो जाए, और हमारे जिस तरह बहुत सारे माशाल्लाह मौलाना अब्दुल अजीज़ वगैरह मुजाहिदीन जो माइंडसेट के लोग हैं वो कहते हैं हमने की थी जंग और हमारे मुजाहिदीन ने ये करा, हमने ये करा। एक्चुअली तो वो अमेरिकन की थी, पैसा सारा सऊदीज़ और UAE और गल्फ़ वालों का था, प्लानिंग उनकी थी। इसके बाद हम तो नीचे 2nd, 3rd, 4th टियर के लोग थे। उधर इजिप्ट था, वेस्ट ऑफ इराक अगर हम लगा लें, जो लोगों को इकट्ठा करना, ट्रेनिंग देना, फिर उनको फॉरवर्ड करके यहाँ पे पहुँचाना, फिर हम यहाँ के बेसिस से उन्हें फ्रंट लाइन में भेजना और जो ज़ख्मी हो रहे हैं वापस लाना, सेटल करना, जो करना, ये मैनेजमेंट हमारी लोकल थी। लेकिन पैसा भी हमारा नहीं था, प्लानिंग भी हमारी नहीं थी और ओवरऑल फॉरवर्ड विजन भी हमारी नहीं थी। हाँ, लेकिन पैसा, वो मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अमेरिका BCCI बैंक को पैसा नहीं, माई पॉइंट है इसमें
तो ये इस तरह से जो बहुत सारी बातें हैं, अभी वो तक तो लोगों को पता नहीं है। जैसे कि जितनी भी वेपन्स आए, मतलब मैसिव फ्लड ऑफ सोवियत वेपन्स अफगान जिहाद के दौर में, मैसिव फ्लड की मतलब आपको रशियन मेड और या उधर जो ईस्ट यूरोप की बनी हुई क्लैशनकोफ या दूसरी जो राइफल्स हैं पीका वगैरह, ये वो आगे पीछे सब जगह मिलती थी। वो कहाँ से आती थी? अब दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप थोड़ी सी भी कोई शख्स इवन पुलिस थाने को भी जानता है, तो ये नहीं हो सकता कि आप एक थाने पे हमला करें और आपको इतना असला मिल जाए जिसमें एक पूरी बटालियन भी रन कर सकते हो आप। तो इतनी वेपन्स ऐसे फ्लोट कर रहे थे जैसे कि, तो ये सोवियत वेपन्स आए कहाँ से? ये इजिप्ट से आए थे। जो पहले वो जो जमाल अब्दुल नासिर साहब के ज़माने में इजिप्ट को जो दिया गया था सारा मैसिव उनकी आर्मी को, उन्होंने वो सारे सोवियत वेपनरी इधर ट्रांसफ़र की, बेची यानी कि, और वो फिर इधर आई और यहाँ सिस्टम के तहत लोगों को दी गई। तो ना सिर्फ वो मुजाहिदीन को मिली, पाकिस्तान में भी आई। बात यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि जो हम आम लोग मिस करते हैं, अगर हम इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं सिटी बैंकिंग पे, जहाँ भी अमेरिकन गए वहीं से ड्रग्स क्यों आई हैं? अफगानिस्तान में वो आए, ड्रग्स आई। फिर उसके बाद वो शी गुवेरा वगैरह के चक्कर में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए थे लैटिन अमेरिका में, तो सारे के सारे ड्रग लॉर्ड्स, कोकीन, वो लैटिन अमेरिका से आई। वियतनाम वॉर के बाद ओपियम, वो सारी वहीं से क्यों आई? जो गोल्डन पगोडा, अगर आप अपनी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हमारे टाइम पे गोल्डन पगोडा नाम की एक टर्म बाकायदा यूज़ होती थी। गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं अफगानिस्तान वाले और पाकिस्तान अफगानिस्तान को, जहाँ से हेरोइन आई, और वो गोल्डन पता नहीं क्या था, वो जहाँ से कोकीन आई लैटिन अमेरिका से। सही। तो जहाँ भी अमेरिकन का मैसिव ऑपरेशन होता है वहीं से ड्रग्स आती हैं। और फिर जो लैब बेस्ड ड्रग्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इस तरह का नहीं था, तो लैब बेस्ड ड्रग्स सारी की सारी इंक्लूडिंग एक्सटेसी, वो सारी यूरोप से आई है, क्योंकि उस वक्त वो ईस्ट जर्मनी वाला चक्कर चल रहा था, दे धड़ाधड़ उनके ऑपरेशन चल रहे थे। तो आप ये देखें, जहाँ भी अमेरिकन के CIA के ऑपरेशन में ड्रग्स तो वहीं से आती हैं। मतलब ये कोई एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इत्तेफाक ऐसा है कि जहाँ पे अमेरिकन जाते हैं, बड़े शराफत से जाते हैं, वहाँ के सारे मजहबी रहनुमा उनकी तरफ हो जाते हैं। हमारे अभी मौलवी जो है ना, वो उधर हुए जिहाद के फेवर में। लैटिन अमेरिका में चर्च उधर हुआ, इधर भी जो बुद्धिस्ट वाली जो उधर, क्योंकि वियतनाम वॉर के ज़माने में जो सारा एरिया सारे बुद्धिस्ट हैं, तो वो जो बुद्धिज़्म है वो भी एंटी कम्युनिज़म की वजह से, और ये वो थोड़े से प्रो वेस्ट वाली बातें करने लग गए, और यूरोप का चर्च भी। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं कि अल्लाह की क्या रहमत है कि जहाँ वो जाते हैं अल्लाह वाले लोग जो है उनकी हिमायत करते हैं, और ड्रग्स वाले भी वहीं पे एकदम से पनपना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जहाँ पे अमेरिकन ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ सिटी बैंक ग्रो नहीं करेगा, अमेरिकन कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी, और BCCI एक आइसोलेटेड एरिया वाला है, वो उसी की के साथ ऑपरेट क्यों करेंगे? तो आपका ये ख्याल है कि फॉर एग्जांपल पाब्लो एस्कोबार वाली बात, मेडेजिन में एक जो कार्टेल है मशहूर, वहाँ पे उनके पास बैंकिंग सिस्टम भी थे। बड़ी मशहूर एक फ़िल्म थी हॉलीवुड की, इन्फिल्ट्रेटर शायद उसका नाम था। उसमें वो ब्रायन क्रैंस्टन है, और उसमें वो एक सीन दिखाते हैं बिल्कुल एंड में, जब ये पकड़ते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन उनको एक बहुत फेमस अरेस्ट किया जाता है गोल्फ कोर्सेज़ पे और ऐसी सारी चीज़ें। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये सारा बस एक सेटअप था, और किसी ने आज तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि यार उनका, मतलब वही वाली वो जो कहते हैं ना स्मोक फायर वाली बात है, कुछ ना कुछ तो BCCI गलत कर रही है। BCCI जो 2 काम गलत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे। एक तो उन्होंने सिटी बैंक को चैलेंज कर दिया था, मेरे ख्याल से मैनहट्टन में या कहाँ पे, इनकी 2 ब्रांचेस थी, और सिटी बैंक की ब्रांच बंद हो गई थी। एक ही मतलब एरिया में BCCI की 2 ब्रांचेस थी, और उसकी वन ऑफ द रीजंस जो था, मैं कह रहा हूँ, ये यूरोपियंस को चैलेंज कर रहे थे। जैसे अभी भी हम देखें कि अगर आप दुबई जाइए और यूरोप के किसी कंट्री में जाइए, सर्विस सेक्टर में थाईलैंड वाले, मसलन हम जेन्युइन और जायज़ बिजनेस की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जो ईस्टर्न वाले लोग हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक शुरू से अफराद, ह्यूमन जो है ना, वो ज़्यादा हैं, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे अब गार्ड्स, बंदे ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग इतने कोल्ड नहीं, दूसरा एक रवैये में भी इतने कोल्ड नहीं होते। जब भी कोई आता है फ़ौरन मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, चाय पिलाते हैं, बातें करते हैं, 3-4 मिनट बातें करते हैं, और अगर किसी को कोई मसला हो तो हल करने की कोशिश भी करते हैं। हत्ता कि अगर अब तो खैर कंपैरेटिवली कम हो गया, वरना पहले अगर आप बैंक्स में इधर उधर जाएं और इधर उधर की घर की बातें करें, तो वो जो मैनेजर्स वगैरह, अब इसलिए कम हो गया कि उनकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम कर दी हमारे बैंक्स ने। वरना जितने भी हमारे जो लोग हैं ये ईस्ट वाले, वो ज़रा चूँकि बातें ज़्यादा करते हैं, यानी गुड और बैड जो भी आप कह लें, तो इसलिए वो सर्विस सेक्टर में बेहतर होते हैं।
नहीं तो मैं तो सर्विस सेक्टर में बेहतर होने से बहुत फ़र्क पड़ता है बैंकिंग में भी, कि वहाँ पे आप क्लाइंटेल को ढूंढना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को ढूंढना, उनकी बेहतर सर्विस करना। कोई अगर उनको हेल्प चाह रहा है तो आउट ऑफ द वे पूरा 15 मिनट आधा घंटा लगा के, अंग्रेज़ ये करते नहीं हैं, दे आर वेरी कोल्ड एटीट्यूड वाइज। दूसरा, उनके साथ एक प्रॉब्लम थी यूरोपियंस के, वेस्ट यूरोपियंस और ख़ास तौर से अमेरिकन के साथ, आज से 30 साल पहले तक, 40 साल पहले तक भी, कि वो नॉन गोरे को बहुत कमज़ोर समझते थे, चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही ग्रो करने वाला क्यों ना हो। अभी भी अभी भी अमेरिकन के अंदर अगर आप जाए ना, वो जो मिड वेस्ट वाले लोग हैं और जो न्यूयॉर्क वाले लोग हैं, इनका एटीट्यूड में फ़र्क है। न्यूयॉर्क के गोरे ज़रा कंपैरेटिवली सॉफ्ट हैं, फिर वाशिंगटन वाले वो बिल्कुल कोल्ड हैं, वो बहुत हमेशा डिप्लोमेटिक होंगे, लेकिन उनके दिल में कुछ और होगा। साफ 15 मिनट तक अगर आप बात करें, क्योंकि उन्होंने ही हुकूमतें संभालनी है। जो बड़े बड़े आलमी लेवल के झूठ बोलने हैं, वो नहीं लोगों ने बोलने होते हैं जो वाशिंगटन में मिलते हैं। तो वो ये एक की फैक्टर है बैंकिंग में, उनको जो फैसिलिटेट किया कि वो लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा, एक यानी कि उनका सर्विस सेक्टर जो था ना वो बहुत अच्छा था, एक क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो वो बड़ी अच्छी एग्रेसिव पॉलिसीज़ थी लोगों की हेल्प करने में। बाकी जिस केस में उन्हें पकड़ा गया वो ये था कि एक बैंकिंग चेन थी जो कि बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया था, वो उन्होंने ख़रीद लिया था कोलंबिया में। इसलिए यहाँ से ही इल्ज़ाम लगाया गया कि जी ये बैंक जो था ये सिलसिला था, ये सिलसिला, तो 2+2 करके 4 बनाया गया। वरना इससे पहले इस किस्म के, जैसे अभी भी आप देखें ना कि जितने भी एक इम्प्रॉपर किस्म के जो शोर शराब, ये जो फाइन्स होते हैं, हबीब बैंक पे होता है तो वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाता है। वरना ये इस तरह के न्यूयॉर्क में फाइन्स हर तीसरे बैंक पे हो रहे होते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, मिसाल के तौर पे अभी हमारे एक पॉडकास्ट पे एक डच औरत आई हुई थी, वो मुल्ला उमर ने किताब लिखी। अब जो सच्चाई है उसको छुपा, अगर आप लेट से FBI छुपा भी रही है, CIA छुपा भी रही है, मीडिया तो है ना, मीडिया जर्नलिज्म। नहीं, एक सेकंड, मैं इस पे एक और बात बता दूं आपको। मीडिया के सर 2-3 रुख होते हैं। अमेरिकन मीडिया को क्या पड़ी है कि वो पूरी स्टडी करे अपने CIA, अपने FBI और अपने सिस्टम के खिलाफ। अगर वो करते भी हैं तो उन चीज़ों पे ही करते हैं जो कि अमेरिकन को नुकसान दे रहे हैं। बाकी सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, अगर एक हमारे यहाँ पुलिस की रिपोर्ट आई है, कितनी पुलिस की बकवास रिपोर्ट आती हैं, पता लग जाता है कि ये गलत रिपोर्ट्स हैं। और पॉलिटिक्स में तो ये बहुत बड़ी मुसीबत अब बन गई है कि सारा ऑफिशियल वर्जन, मतलब वो उसी तरह ही है जिस तरह से बाहर बारिश हो रही है और वो कहते हैं जी ये सब ठीक है। तो इस सिर्फ मिसाल मैं दे रहा हूँ बारिश की, कि इतनी हद तक तो वो जो वहाँ पे जो उनकी सरकारी रिपोर्ट्स आई हैं वो उसी के बेस पे ही फाइल करेंगे ना। काउंटर मीडिया अगर बचेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान का बचेगा। क्योंकि आज से 30 साल पहले तक UAE में, अभी भी UAE वाले किसी चीज़ में नहीं होते। UAE वाले दे आर ओनली ऑन वन थिंग, कि उनके अगेंस्ट कोई चीज़ ना हो, उनको किसी किस्म का कहीं से भी कोई गड़बड़ ना आए। अभी तक आप मुझे बता दें कितनी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि कितने क्रिमिनल्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट के जो UAE में आके बेस करते हैं। कोई रिपोर्ट आई है? वो दुबई लीक्स आने की कोशिश हुई थी, सिवाय डॉन के किसी ने 2 दिन 3 दिन तक वो भी नहीं फाइल की। अच्छा, अगर आप मीडिया ही की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर लें। राव अनवर साहब बड़े मशहूर व मारूफ आदमी हैं, उनके 5 विलास निकले थे उस दुबई लीक्स में, कोई इंक्वायरी हुई? ही वॉज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम पेशावर, जिस वक्त वो अरेस्ट हुए हैं। पेशावर से अरेस्ट होके इस्लामाबाद और यहाँ से फिर सिंध भेजा गया उन्हें। तो ही हैड अकामा ऑफ UAE। अकामा एक सरकारी बंदे के पास कैसे आ गया, इस पर किसी ने कोई स्टडी की? अब अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात कर लें तो वो 30 साल पहले, जबकि सिवाय पाकिस्तान के और किसी का कोई डायरेक्ट क्लैश भी नहीं हो रहा था। तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई इस बात पे? हम तो इस बात पे भी नहीं कर रहे। हम तो एक ओवरऑल इन द लास्ट 30-40 ईयर्स हम तो मैसिव करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से डिक्लाइन हो रहा है ना। ये हमारी क्रिकेट टीम का जो हाल है, ये पूरा एक नेशनल स्टेटस को वो करता है ना, डिपेक्ट कर रहा है। कि ये मुझे बता दें, ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? पाकिस्तान में हुआ था, इंडिया में हुआ था, या UAE में हुआ था? है ना। हम तो वैसे ही हैं जिस तरह झाड़ू लगाने वाले लोग रह गए। सिवाय पिंडी और लाहौर की आवाम को तकलीफ़ देना, वो जो रूट लगने के ऊपर, इस वर्ल्ड कप का हमें क्या फ़ायदा हुआ है? तो फिर इस पे क्या हमने तीर मार लिया है? तो पाकिस्तान का स्टेटस ही हमने गिरा लिया इतना। बाकी जो उनका सबसे बड़ा काम, जो हम बात कर रहे थे BCCI की, प्रोफेशनल बैंकिंग के साथ साथ आगा हसन आबदी साहब की, जैसे मैंने आपको पहली वाली कंट्रीब्यूशंस बताई थी, ही वॉज द वन एक्चुअली, ना सिर्फ उन्होंने मैसिवली फाइनेंस किया, बल्कि मैसिवली उन्होंने डील्स करवाई। इस डील्स में प्रॉब्लम क्या होती है इस तरह की एक मैसिव बड़ी चीज़ें ख़रीदने में, कि मैंने एक आइटम ख़रीदना है, कोई भी चीज़,
जो पाकिस्तान मार्केट में रेडिली अवेलेबल भी है। इसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई भी शख्स जाए और उसको ख़रीद ले ओपनली। फिर वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कोई पेन और पेंसिल तो है नहीं। अगर आपने कोई इस्लामाबाद में ही जाके ऊँट का गोश्त ख़रीदना है तो फिर वो कसाईयों को पता लग जाएगा एक बंदा है जो पूरा का पूरा यानी कि 50 किलो या 200 किलो ऊँट का गोश्त ख़रीदना चाहता है, या आपने 1000 किलो बकरे का गोश्त लेना है तो वो भी मार्केट को पता लग जाएगा इसके पास कोई बड़ा ऑर्डर आया है इसकी तरफ से। इतनी सी बात है, अगर हम एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल भी हैं, सेलर्स भी हैं, पाकिस्तान के लोग खुल्लम खुल्ला जाएं और जाके कहें कि यार ये मुझे ज़रा 2-4 फ्यूज़ और दो, ये दो, वो फला चीज़ें देना शुरू कर दो। आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं? जी, मैं उसी के ही ऊपर जा रहा हूँ। यानी एनरिचमेंट की बहुत सारे इक्विपमेंट, ठीक है ना, और हत्ता की स्टील्स, हाई एंड के स्टील्स, हाई एंड का सीमेंट्स जो हमारे यहाँ नहीं बनता, ये BCCI के थ्रू हम एक्वायर कर रहे थे। होता क्या था इसमें, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आम आदमी तो ये समझता है ना कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्टील। अब स्पेशलाइज्ड स्टील के लिए हमने बाद में पाकिस्तान में एक चीज़ बन गई है जो कि हमारे आप लोग को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, उसका नाम है पीपल्स स्टील मिल। कभी नाम सुना है आपने? ये कराची में एक है स्पेशलाइज्ड, ये KRL के अंडर आती है, स्पेशलाइज्ड स्टील बनाने का एक स्टील प्लांट है, इसका नाम है पीपल्स स्टील मिल, कराची में मंगोबीर। और इसका काम ही यही है कि हमारे वो जो स्पेशलाइज्ड स्टील चाहिए वो यहाँ पे ही बन ले। अब जाके अब से मुराद है आफ्टर सम टाइम, कोई 20 साल हो गए। उससे भी पहले जब हमें चाहिए था स्पेशलाइज्ड सीमेंट, अब वो पूरा का पूरा हमें एक शिपमेंट चाहिए स्पेशलाइज्ड सीमेंट की, जो कि यहाँ बनता ही नहीं है, चाइना में भी नहीं बनता था, तो वो हम कहाँ से लेंगे? टर्की, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इन 4-5 मुल्कों से ही लेते थे हम। टर्की में से ये था कि टर्की से कंपनी, ऑफशोर कंपनीज बनाई, और उस कंपनी ने जाके जर्मनी, फ्रांस या कैनेडियन जो है ना बाहर से ये टर्की के लिए इंपोर्ट किया। टर्की से साइप्रस आया, साइप्रस से दुबई आया। और यहाँ पे पेमेंट कैसे होगी जब हमें ये भी पता है? ये तो नहीं होगा ना बाय चेक मैं कर दूंगा, मेरी तो औकात ही नहीं है, दे मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पीछे से ऑफशोर कंपनी का इसको सपोर्ट सिस्टम को कर रहा हूँ। और हम पे सैंक्शंस भी थे 84 में, कब प्रेसलेस अमेंडमेंट भी आ गई थी 85 में। अच्छा, इंडिया पे सैंक्शंस नहीं थे। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। मीडिया वाले हमारे इतने VIP हैं और हमारा सिस्टम इतना VIP है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रिटिसाइज तो करते हैं, बट वी मिस द पॉइंट कि हम पे तो 84-85 में प्रेसलेस अमेंडमेंट आ गई थी। ये अमेंडमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ, इसी में ऐड कर रहे हैं कि वी वर अंडर द वॉच। इंडियंस तो नहीं थे, मतलब उनको जितना फ्री हैंड मिल रहा था, हमें इसके बावजूद भी वी हैड टू गेट टू समथिंग। या फिर हम इस बात को मान लें कि जी वी आर नॉट अ कंट्री, आके इंडियंस या जिसने भी जो करना है कर ले। या तो ये, अब मैं पेमेंट्स का बता रहा था आपको, बड़ी सिंपल बात ये है कि अब ये एक ऑफशोर कंपनी बन रही है। ऑफशोर कंपनी वाला अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है, यानी कि स्क्रूटनी हो जाए, तो पता लग जाएगा कि जी मैं और आप कोई $10 मिलियन पे ही नहीं कर सकते, या $1 मिलियन भी नहीं पे कर सकते, हमारी औकात नहीं है। तो यहाँ पे और होता यही था कि इसमें BCCI वालों का, इनका बहुत बड़ा रोल था, स्पेशली कुछ चीज़ों में जो कि हमने ब्लैक में ख़रीदी। उसमें कि मैंने आपको एक जो एस्क्रो अकाउंट वगैरह जिसे बनाते हैं, कि यानी कि पेमेंट से समझ लो वो LC हो गई या ड्राफ्ट हो गया, कि जी जब चीज़ डिलीवर होगी या टाइम बार होगा ना, तो उसके बाद वो LC हम रिलीज़ करेंगे जब मैं लिख के दूंगा। तो सही है। इस तरह से आप भी सेफ हो गए, जो कि हमें एक ब्लैक मार्केट में सामान बेच रहा है। वरना ये भी हो सकता है आपने कहा जी सामान वहाँ ड्रॉप कर दो, मैंने कहा सामान आपने ड्रॉप कर दिया, मैंने पेमेंट ही नहीं की, आप क्लेम कैसे करेंगे? कोर्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि आप तो बेच रहे हैं इलीगल काम। अच्छा, इलीगल ना सिर्फ इलीगल सेल है बल्कि आइटम भी इलीगल है, और उसके ऊपर रिपरकशंस भी हो सकती हैं। सही। तो अब मैंने आपको पेमेंट कर दी, आपने पेमेंट वहाँ डिलीवरी नहीं किया, आप वापस भाग गए, अब मैं क्या करूँगा? बंदे मारूंगा। और बंदे मारूंगा तो कितने बंदे मारूंगा? मारते ही रहूँगा क्या? मुझे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना है या वहाँ जाके कोई गैंग खोलना है यूरोप में? लेकिन मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछता हूँ ना, अगर इतना बड़ा स्कैंडल था BCCI और खान नेटवर्क का, जिसे मशहूर कहते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम का कह लें फादर था या जो भी आपने कहना है, तो अमेरिका ने दोनों को अलग अलग सज़ाएं दी, दोनों को कभी लिंक नहीं किया। तो वेस्टर्न मीडिया में रूमर्स हैं लेकिन कभी लिंकेज खान नेटवर्क की नहीं की। तो BCCI को बाकी पूरी दुनिया के गैंगस्टर से लेके ड्रग लॉर्ड से लेके जो भी हैं, आपके डिक्टेटर सदाम की तरह से लेके जो भी, मतलब मेडेलियन कार्टेल, इन सब के साथ क्यों लिंक किया? जब अगर एक असल में वो गलत चीज़ अमेरिका के आंखों में गलत कर रहे थे तो उसी से लिंक करते। सेठ आबिद साहब का नाम सुना है आपने?
जी। हम लोग सबसे ज़्यादा उन्हें लिंक करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। सेठ आबिद साहब का एक बहुत की रोल था, और वो स्पेशली था कि दुबई या जो साइप्रस वाला एरिया है वहाँ से कुछ चीज़ें जो स्मगल होनी है वो उन्होंने स्मगल करके पाकिस्तान लेके आते थे, सही है। जबकि हमने अनडॉक्यूमेंटेड अंदाज में करना है कि वो डिलीवर हो गया साइप्रस में, टर्की में, कहीं पे, फिर उसके बाद वो पहुंचना कराची है। इसमें सेठ आबिद साहब का काफ़ी एक रोल था, लेकिन उनके ऊपर भी कभी ये इल्ज़ाम नहीं आया। सारे इल्ज़ाम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इलीगल मनी ट्रांसफर्स क्या है, ब्लैक वाइट फलाना, गोल्ड स्मगलिंग, वो सब कुछ थे। वो ओरिजिनली स्मगलर ही थे, गोल्ड स्मगलर थे। उनकी जो बिजनेस का सारा कैरियर जो था वो दुबई और पाकिस्तान और दुबई और इंडिया के दरमियान में, वो जो क्या कि अगर आप देखें 80s तक जो सबसे बड़े बड़े जो मेन स्मगलर्स या जो ये जो अंडरवर्ल्ड या जो कुछ भी आप कहें इंडिया के, वो मुसलमान थे, गुजरात बॉम्बे वाले। फिर जो 80s में मुसलसल हंगामे 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 होते रहे, वो सारे की सारी टेक ओवर कर लिया उन्होंने, राइट विंग वाले ने। ये जो प्रो शिवसेना कैटेगरी है, जो अलाइंड विद हिंदूज़ में और अलाइंड विद ये हैं शिवसेना और ये जो बजरंग दल और फलाना जो इस वक्त की हुकूमत भी है, उनके ज़्यादा अलाइंड है मुसलमानों से। उससे पहले अगर आप देखें वो हाजी मस्तान, और सबसे पुराने हाजी मस्तान साहब भी थे, और जितने भी हैं दाऊद इब्राहिम, ये सारे मुसलमानों के नाम आते थे। अब नहीं आते, क्योंकि ये सेठ आबिद साहब जो हमारे हैं, इनका सिर्फ नेटवर्क यहीं तक नहीं था। ही यूज्ड टू बी सपोर्टिव या सप्लायर ऑफ फलाना ढिमकाना ऑफ गोल्ड मेनली, क्योंकि इंडिया में बहुत 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 बड़ी इलीगल गोल्ड की मार्केट है। वहाँ के लोग खाना खाएं ना खाएं, गोल्ड खरीदते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। मतलब खाना नहीं खाएंगे लड़कियों के लिए, वह उसके लिए बेचारियों के लिए सोना बनाते रहेंगे, सारी ज़िंदगी भूखा रखते रहते हैं। तो वो उनका एक माइंडसेट है, वहाँ गोल्ड पे बहुत ज़्यादा गोल्ड की मार्केट है। तो सेठ आबिद साहब का एक बड़ा नेटवर्क था, क्योंकि पाकिस्तान अकेले में इतनी बड़ी गोल्ड की मार्केट नहीं है, कम है, इतनी नहीं है। तो मुझे बताए ना। तो लेकिन सेठ आबिद पे भी ये इल्ज़ाम कभी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? इसकी वजह है कि बहुत सारी चीज़ों में वो भी फंसेंगे, जैसे मैंने अमेरिकन भी, जैसे कि एक मिसाल है कि सारा का सारा जो CIA स्पॉन्सर्ड जो जिहाद वाला काम था, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें तो नहीं खुली। आपको मैंने स्टार्ट में यही कहा था कि आप लोगों को, अक्सरियत को, तो ये भी नहीं पता कि ये वेपन्स जितने भी हैं सोवियत वेपन्स, जिसमें रॉकेट्स भी हैं, RPG, LMGs और ये क्लैशनकोव के वक्त वेरिएशंस, और मैसिव 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 गोलियाँ, यानी इतनी गोलियाँ के यहाँ पे चने के हिसाब से बिक्री होती थी, वो इजिप्ट से आई थी। आप पूछे ना किसी मुजाहिदीन से, किसी भी से, हत्ता कि बहुत सारे जो लोग फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं, सरकारी लोग इंक्लूडिंग फौजी, उनको भी इस बात का आइडिया नहीं होगा कि ये वेपन्स, ये वाला जो वेपन्स है जो कि हमने यहाँ पे बांटा लोगों को और मुजाहिदीन को भी दिया, सोवियत वेपन्स, तो वो आए कहाँ से थे हमारे पास? मतलब हमारी कंट्री में कहाँ से? इतना तो हो नहीं सकता कि एक बटालियन से हमने एक डिवीजन का असला कब्जा कर लिया हो। जैसे कि एक रेटरिक कही जाती है ना कि जी हम गए और हमने उनका असला भी कब्जा कर लिया। तो भाई एक बटालियन के पास या एक यूनिट के पास या किसी एक प्लेटून के पास अगर वो भाग भी छोड़ के भी भाग गए तो कितना असला होगा उनके पास? ठीक है ना, कुछ तो सिपाही अपने वेपन्स भी लेके भागे होंगे। तो ये तो एक वैसी ही एक इलॉजिकल रेटरिक है, लेकिन बात यही है कि उसमें अमेरिकन खुद फंसते हैं। जैसे अमेरिकन की अगर मैंने बात की कि इस सारे गेम में अगर वो बहुत ज़्यादा फंसाएंगे तो सिटी बैंक का भी नाम आएगा। सिटी बैंक को तो वो ऑपरेट करवा रहे थे, उसके जितना भी लैटिन अमेरिका में इधर उधर ऑपरेशंस होते थे। इसकी कोई प्रूफ है कि सिटी बैंक की कोई ऑपरेशन इस तरह की चलती है? अगर आपने बहुत ज़्यादा उनके एनुअल अकाउंट्स देखें, उनकी ऑडिट्स देखें, उनकी ऑब्जेक्शंस देखें और पढ़ें न्यूयॉर्क में जाके बैठ के, तभी आपको मिल सकता है। इसके लिए इतना खर्चा और इतना वक्त, कम से कम ये कुछ कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान में तो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अब हाँ, ये इंडियंस कर सकते हैं अगले 4-5 साल के बाद, क्योंकि वो लोग इन चक्करों में पड़ रहे हैं। वहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे आज से 20-30 साल पहले तक या मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो था, वो स्टेट, वो कंड्यूसिव था फॉर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन की फ्लोटिंग में। तब यहाँ ऐसी इस तरह की चीज़ें होती थी। जब 2006 की जंग हुई थी, हिजबुल्लाह इसराइल वॉर, तो सबसे पहले फॉरेन जो जर्नलिस्ट गए थे वो पाकिस्तान से गए थे, और 3 ख़वातीन भी गई थी। ठीक है ना, तो अभी तो सिर्फ इंडियंस गए हैं सारे इस एरिया के, तो हमारे यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। तो ये मुशर्रफ के टाइम पे भी प्रमोशन थी, एक्टिविटीज़ थी। तो ये जो अगर हम बातें कर रहे हैं, मैं जो सिटी बैंक की बात कर रहा हूँ, ये इसके लिए अगर आप 80s के अखबारात पढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह उठाएं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तब उसमें से निकलेंगे, कुछ होगा। उसके लिए एक हार्डवर्क चाहिए।
और वो हम हार्डवर्क तो दूर की बात है, हम यहाँ पे इस पे ही हार्डवर्क नहीं कर पा रहे कि हमारी यानी कि वी आर जस्ट बिकमिंग रेकलेस, केयरलेस, कि जो मुल्क टूट रहा है, अच्छा टूट रहा है यार, छोड़ो छोड़ो, ये बताओ इफ्तारी में क्या है। ठीक है, लेकिन आपको ये फिर कैसे पता, मतलब मिसाल के तौर पे आप सिटी बैंक के बारे में कह ही जा रहे हैं, तो सिटी बैंक का आपको तो कुछ मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, एक मिसाल है, इसकी वजह है कि जो हमारी एज के लोग जो थे ना, वो इस पेटी पॉलिटिक्स में नहीं थे। आप लोगों की एज के जो लोग हैं ना, उनके साथ बदकिस्मती यही हुई है कि हर चीज़ फजूल की पॉलिटिसाइज्ड है। और सबसे बड़ा इशू क्या है कि लेट से इस सड़क का नाम मैंने, अगर मरियम साहिबा सड़क का नाम नवाज शरीफ के नाम पे रख देंगी तो वो एक इशू बनेगा। भाई मैं कहता हूँ नवाज शरीफ के अब्बे के नाम पे रख दें, पर सड़क तो अच्छी बना दें। ये इस वक्त हम सब लोग, और इस सोशल मीडिया के बाद जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ये सब हैं, वो भी इस तरह के नॉन इश्यूज़ में और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में बैठे हुए हैं। हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं, कैमरेज भी ना हो, कोर कमांडर इजलास हो रहा है, सदर साहब की और वज़ीर आज़म की अकेले मीटिंग हुई। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताएंगे कि मैं अंदर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, और एक्सप्रेशन के साथ बताएंगे कि किस वक्त उन्होंने पानी का गिलास उठाया जब उन्होंने ये करा, जैसे कि वो बिल्कुल बैठे हुए। तो इसलिए हम लोग इस जगह फंस गए हैं। और हमसे मतलब इस वक्त पाकिस्तान, हमारी एज में जो था वो पढ़ने पे जोर था। जब मैं जर्नलिज्म में आया, कोई 93-94 में जब स्टार्ट लिया था, उस वक्त हमें जितने भी लोग मिलते थे सब कहते थे कि जी आपने कौन सी पार्टी कवर कर रहे हैं, अच्छा MKM का मंशूर पड़ा है, पीपल्स पार्टी का इस वक्त मंशूर पड़ा है, इसे कंपेयर तो करो ना पिछले वाले से, क्या है। अब कोई पढ़ता है जो पीपल्स पार्टी की? कोई, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई लॉस की यहाँ पर बड़े बड़े लोग बातें करते हैं। अब हम जैसे लोग सोशल मीडिया पे क्यों नहीं एक्टिव हो पाते? क्योंकि हमें पता है एक लिमिट से ज़्यादा यार ये गलत बात है, बोला नहीं आता, आदत पड़ गई है। जिन लोगों को बिल्कुल बेस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, वो आदि हैं। तो इसलिए अब आपकी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे टाइम पे ज़्यादातर पुराने लोगों से आप मिले तो नालायक से नालायक बंदे को भी कुछ ना कुछ पढ़ता था। अब ये एक और बात मैं आपको बता दूं, जो एक और बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, एयर वॉर कॉलेज शार फैसल कराची, उसमें कोई 10 साल पहले हुआ था, जिस तरह वो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कोर्सेज वगैरह, मैं भी एक में गया था। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीनियर ऑफिसर थे KRL के, कि इसमें हमारा टोटल खर्चा कितना किया है हमने। उन्होंने क्लियर कट कहा कि जी आप समझ लें आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा 2 F-16 या 2 से 3 के दरमियान के F-16 या आपने 3 अगस्ता से कम खर्चा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन ये बन जाता है। इसको कल ही मैं कैलकुलेट कर रहा था और मैं इत्तेफाक से उन साहब से मैं कुछ सलाम दुआ वगैरह हुई, इधर उधर ईद मुबारक वगैरह करी, तो ये बनते हैं हमारे कोई 40-50 मिलियन का एक बनता है ना आजकल, और आज से 20 साल पहले ये पड़ता था हमें कोई 10 मिलियन का। तो हमारे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, वेपन बनाने में टोटल, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आम लोगों से बात करें, वो कहेंगे पूरा मुल्क ही हमारा डिफॉल्ट इसलिए कर गया कि हमने इतने बनाए। वो तो हमारा वजीर आजम कह रहा था कि ईटिंग ग्रास, अब वो उस तरह की बातें करेगा तो हमने क्या उसमें ईटिंग ग्रास जो उन्होंने कही थी ना, वो थी बिकॉज इफ़ यू डू समथिंग तो सैंक्शंस लग सकते हैं। वो जैसा हुआ था कि हमने डिवाइस जब एक्सप्लोड की, जो हमारे पास जो सैंक्शंस लगे थे उसमें वी वर वेरी क्लोज टू डिफॉल्ट। वो उस कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए नहीं है कि हमें बनाने में इतना खर्चा हो जाएगा। और जो मैं बात आपसे कहना ये चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे, कि हमारी एज के और आपकी एज में जो डिफरेंस है, गैप जो आया है, बिल्कुल उस वक्त ये 10, 20, 30 मिलियन डॉलर में कैसे हो गया, 50 मिलियन डॉलर हील में लगा लें। टोटल हमारी डिवाइस की एक्सप्लोजन तक मैक्सिमम हमने 30-40 मिलियन डॉलर खर्च किए। क्यों? उसकी वजह है कि जिसने जो काम करना था, उसको अगर सिर्फ कॉफ़ी पीनी है तो उसने कहा छोड़ो एक कॉफ़ी बचा लेता हूँ। जिन लोगों ने जाके टर्की या इधर उधर आगे पीछे, मतलब मैं उन लोगों से भी मिला हूँ, उस ज़माने में ऐसे बुरे हालात नहीं थे कि जो लोग ये करते थे, यानी करते से मतलब है दे वर इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग समथिंग या बाहर जाके डील्स करना। और वो सारे के सारे ना फौजी थे, ना एम्प्लॉयज़ थे, ना कुछ थे, वो एक जर्नलाइज्ड लोग भी थे। मतलब मैं भी एक आम आदमी हूँ ना, मैं किसी सरकारी महकमे से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अब मैं साफ़ी होने की वजह से थोड़ा सा किसी एक सिस्टम का एक वैसा उसमें आ गया हूँ जो कि नज़र आने वाला है, वरना एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन जिसे कहना चाहिए, जिस तरह अभी भी सैंक्शंस वगैरह जो लगाए हैं वो बिजनेस एंटिटीज़ पे ही लगाए हैं ना, तो ऐसे ही लोग थे। लेकिन हिस्ट्री में हमें बताया जाता है, वेस्टर्न हिस्ट्री, लेकिन हमें बताया जाता है कि जो खान नेटवर्क है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने साइफन किए, लिबिया को बेचा, नॉर्थ कोरिया को बेचा,
कोई तो कहते हैं इंडिया को वाया साउथ अफ्रीका बेचा, पता नहीं किधर किधर क्या क्या लेकिन चीजें अगर हुई। आपने बेचा तो पैसे लिए ना, तो साइफन ऑफ तो कहीं गए तो नहीं ना। कदीर खान साहब से लेके पूरी टीम को आप देख लें, ये KRL और एटॉमिक एनर्जी वालों की तो अपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी भी नहीं है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इन सब की तो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उन्होंने तो वो भी नहीं बनाई। ज़मीन जो दी वो बहुत ही मोस्ट रीजनेबल प्राइस में पंजाब गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट ने ली, जहाँ पे लैब्स बनी, खुशाब में, कई कई जगहों पे जहाँ काम होता है। कि कऊटा तो चलो एक प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पे मेन मशीनरीज इंस्टॉल थी, और भी जगहें पे जहाँ पे हैं, तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस में सरकार से सरकार पे ली गई। उसमें लोगों का कहीं पे कोई नाम नहीं आया। किसी कदीर खान साहब के पास तो फिर भी थोड़े से हालात बेहतर हो गए थे, क्योंकि ही वॉज मोर इनटू दिस थिंग, पॉलिटिक्स, पब्लिक, उसमें पब्लिक लाइफ में। समर मुबारक मंद साहब जो उस वक्त इंचार्ज थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो हमारी टनल्स थी चागी वाली, वो तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन मेंटेन कर रहा था। डिवाइस ये मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि वी हैड अ प्रोग्राम जो मल्टीपली एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल एंड्स पे चला रहे थे, क्योंकि ये अगर थोड़ा बहुत फेल होंगे तो ये तो काम पूरा करें। और जो टनल्स का ऑपरेशंस और डिवाइसेस की जो एक्सप्लोजन वाला काम है वो एटॉमिक एनर्जी कर रहा था। एनरिचमेंट और एनरिचमेंट से पहले तक का जो काम है ये लोग कर रहे थे। और भी तीसरा ग्रुप था जो कि डिवाइस को बना रहा था, यानी कि असेंबल करना, डिवाइस असेंबल, मतलब क्योंकि एक पेट्रोल आप सड़क इसमें डाल देंगे तो वो नुकसान कर सकता है, इसके फ्यूम्स उड़ेंगे। यानी आपने एनरिच्ड यूरेनियम को लेके उसको एक ऐसी शक्ल में बनाना है कि वो सेफ रहे, फिर उसके बाद इसके बाद जाना है कि जब वो चाहे तो उसे एक्सप्लोड कर सके। नहीं, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा एक सवाल है इसमें, अगर मिसाल के तौर पे खान AQ खान उस तरह गिल्टी नहीं था जिस तरह वेस्ट कहती है, और आपने बात किया कि मुशर्रफ के टाइम में मीडिया को भी एम्पावर किया जा रहा था, और मुशर्रफ के टाइम में ही AQ खान की पूरा ट्रायल हुआ, तो क्यों हम माने? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी उनको लाइफ अरेस्ट में डालने। उनके आप जो है ना, यही मसला है कि हमारे साथ, जिस तरह मैंने अमेरिकन की मिसाल दी ना आपको, कि अमेरिकन भी बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बोल सकते। मसलन दाइश अमेरिकन ने बनाई है, ज़्यादा वो क्यों नहीं बता सकते कि जी हमने हर लिहाज से सपोर्ट होता है, सब कुछ नज़र आता है। दाइश के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। जब अगर हम ये बातें कर रहे हैं कि जी अमेरिकन ने ये कहा वो कहा, दाइश में जो की फाइटर्स आए हैं वो यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, यानी वेस्टर्न कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया भी उसी गोरा कंट्री में आता है। सबसे ज़्यादा फाइटर्स उन इस्लामिक सेंटर से आए हैं जो कि इन कंट्रीज़ में बेस्ड थे। उस पर क्या हुआ है अभी तक? उनमें से किसी कंट्री पे तो कोई सैंक्शन नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। दाइश के चक्कर में रगड़े जाएंगे तो हम रगड़े गए। हत्ता की मीडिया रिपोर्ट्स तो मैंने ये भी देखी है कि दाइश के पीछे ईरान है। टीवी पे बड़े बड़े फन्ने खान कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि दाइश के पीछे ईरान है, तो दैट्स इम्पॉसिबल। वो तो मार रहे थे इनको, तो शियों को, अलवियों को, और अपने यानी कि वैसे भी ईरानियन इंटरेस्ट को ही उन्होंने हमेशा हिजबुल्लाह पे अटैक किया, ठीक है ना। उन्होंने कभी अमेरिकन इंटरेस्ट पे तो अटैक ही नहीं किया आज तक, अभी भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो लेकिन दाइश के पीछे भी हम कहेंगे ईरान है। वेस्टर्न रिपोर्ट्स अच्छे खासे कुछ गोरे अगर आपको मिल जाएं, जो प्रोफेसर नुमा गोरे भी हैं, वो भी कहेंगे जी दाइश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान से लिंक कर देंगे, या उसके साथ हिजबुल्लाह का नाम दे देंगे ताकि लगे कि पैरा 1 पैरा 2, ठीक है। तो ये जो आप बातें हम कर रहे हैं ना कि आगा सन आबदी साहब पे मैं वापस आ जाता हूँ, या सेठ आबिद साहब पे, इन सेठ आबिद पे भी सारे इल्ज़ाम लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके सब कुछ के। इसके कनेक्शन के नहीं लगाए, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन इसलिए नहीं बोल सकते कि कहीं ना कहीं वो भी फंस सकते हैं, वो कंपनीज फंस सकती हैं। उन कंपनीज की एक लॉबी है, जो मैं इस सारी घुमा के वापस उस बात पे आ रहा था कि ये पेन जिस कंपनी का है, तो फिर तो इसका मतलब सेठ आबिद पे अगर इस काम का सैंक्शन हुआ, तो जिसने सेठ आबिद ने अगर ये पेन ख़रीदा है, या उस खान नेटवर्क साहब ने अगर ये पेन जिससे ख़रीदा है, तो इस पर सैंक्शन भी तो लगनी चाहिए। किसी कंपनी पे आज तक सैंक्शन लगा है कि उसका प्रोडक्ट, उसका इक्विपमेंट इंडिया में, पाकिस्तान में यूज़ हुआ है? नहीं, कहीं पे नाम आया? सैंक्शंस यहाँ लगते हैं कि तुमने ख़रीदा माल, भाई जिसने बेचा उस पर क्यों नहीं आ रहा? तो ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये इसलिए इट्स नॉट दैट ईजी, कि उसमें अपने बंदे फंसते हैं। दाइश का नाम लेंगे तो उस CIA वाले का भी नाम आएगा खुद ब खुद, जिसने ट्रेन किया था, तो उसको भी तो बचाना है। तो इसलिए सारा कुछ ही डाइवर्ट कर दो। तो जैसे मैंने अभी पहले आपसे कहा कि इंडियंस ने भी कोई ये नहीं था कि वो सारा कुछ इनका इंडिजीनियस था। मैं खुद बता रहा हूँ, और मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जो कि दिस वर इन्वॉल्व, तो वो बात हो रही थी, ऐसी तरह की बातें हुई और ज़्यादा काफ़ी गहरी बातें। मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी थी
कि हमें जब हम ये चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है ना, तो इंडियंस हमें फंसा सकते हैं क्योंकि वो तो ट्रैक कर रहे होंगे ना, वो भी ले रहे हैं। तो उन साहब ने बड़ी सिंपल बात की, उसने कहा जी अगर इंडियंस हमें फंसाएंगे किसी तौर पे भी तो हम उन्हें फंसाएंगे, तो उनका भी प्रोग्राम डिले हो जाएगा। इस वक्त रेस ये लगी हुई है कि कौन नेक टू नेक, जैसे 60s में रेस लगी हुई थी कि चांद पे पहले कौन जाता है। तो एक दूसरे का प्रोग्राम को डिले करने में लग जाते तो अपना प्रोग्राम भी बढ़ जाता, रह जाता। तो ये जो बात है कि इंडियंस भी तो सामान ले रहे थे, उन्हीं कंपनी से ले रहे थे। इंडियंस पे सैंक्शन लगी, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगी, तो उस कंपनी पे सैंक्शन क्यों नहीं लगी? जिसमें एनरिचमेंट के सारा इक्विपमेंट भी तो बाहर से ही आया है ना। जब हम स्टील के रिलेवेंट रॉड्स नहीं बना सकते, स्पेशलाइज सीमेंट नहीं बना सकते, तो जो इक्विपमेंट है एनरिचमेंट का वो हम बना रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन से वापस BCCI में लेके जाऊँ, हाँ 1991 में आई थिंक इट वाज, हाँ, जॉन कैरी US सेनेट इन्वेस्टिगेशन हुई और उनने इनको माना एज गिल्टी। एक तबका है वेस्टर्न मीडिया का जो कहती है कि CIA की भी इन्वॉल्वमेंट थी BCCI की, जो शायद आप भी कह रहे हैं कि वो भी इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, इनको भी पता था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चलें, अगर हम AQ खान साहब को नहीं बचा पाए बिकॉज ऑफ वेस्टर्न प्रेशर, तो हमने BCCI की ये जो सारी बातें हैं इनको क्यों नहीं रोक पाए? BCCI पे और भी तो बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। उनने $20 बिलियन गवा दिए लोगों के, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, फ्रॉड। एक मैं सॉरी कट करके ऐड कर दूं, अभी तक हिस्ट्री में पता नहीं कितने बैंक्स डिफॉल्ट हुए हैं, लिक्विडेट हुए हैं, क्लैम्प डाउन हुए हैं। बिल्कुल। BCCI इज द ओनली बैंक इन हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग जिसने डिपॉजिटर्स के, स्मॉल डिपॉजिटर्स के सबके पैसे वापस किए हैं। ओनली बैंक। ये बात एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो नहीं जाता। लेकिन अगर आपका कोई भी बैंक अल-फलाह में जानने वाला हो, बैंक अल-फलाह इज UAE बेस्ड, ठीक है ना, कोई भी सीनियर आदमी, बुजुर्ग, सीनियर से मतलब है कि उम्र में सीनियर हो या रिटायर्ड हो, या नेशनल बैंक के, या अली रज़ा जो थे, अली रज़ा का पूरा नाम क्या, सैयद अली रज़ा, जो नेशनल बैंक वाले थे, या वो जो उनके भाई थे हमारे स्टेट बैंक वाले, सही, क्या नाम था उनका, अली रज़ा का जो भाई थे, है ना। बहरहाल इन लोगों से अगर आपकी मुलाकात हो तो आप उनसे ये बात कंफर्म करिएगा, ये लोग भी BCCI में रहे हैं। बैंक अल-फलाह वॉज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ द इनकारनेशन ऑफ, यानी कि दुबई वालों ने, जो उन्होंने सोचा कि एक बड़ी अच्छी स्मार्ट टीम है, इनको लेके उन्होंने बैंक बनाया है। तो काफ़ी सारे लोग जो स्मार्ट लोग थे वो मुख्तलिफ बैंक्स में गए, जाहिर बात है वो बैंकर्स अच्छे थे। ये आपको बात कंफर्म हो जाएगी कि BCCI इज द ओनली बैंक जिसने लोगों के पैसे वापस किए हैं, स्मॉल डिपॉजिटर्स। तो वो जो $20 बिलियन इन एसेट्स जो लूज हुए थे, देखिए एसेट्स तो एक अलग चीज़ होती है ना, कि आपने ये बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग लिक्विडेट हो गई है, इसके कब्जे में चली गई है, उधर चली गई। बैंक AG ज़्यूरिख जो है हमारा, हबीब बैंक अल हबीब ने उनकी जो पिंडी वाला जो एसेट्स हैं वो उन्होंने ख़रीद लिए थे। AG ज़्यूरिख बन गया था ना, बैंक अल हबीब वालों ने ज़्यादातर उनके पाकिस्तान के एसेट्स बना के ये हबीब फैमिली वालों ने ले लिया था, टेक ओवर कर लिया। तो इसको आप डूबना कह सकते हैं, या कोई टेक ओवर कर सकते हैं, या सोल्ड हो गए, और इन्हीं पैसों से बेच बाच के उन्होंने लोगों के पैसे वापस किए ना। लोगों के पैसे नहीं डूबे। एसेट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि अब भाई एक बिल्डिंग आपने बनाई थी, अब वो लिक्विडेट हो गई तो बिल्डिंग तो हमारे पास नहीं रहेगी। उसके 2-3 तरीके होते हैं, या तो मैं चोरी छुपे से अपने चाचे भतीजे के नाम पे करके, जो हमारे दुनिया में होता है कि उसके नाम पे करवाऊं और वो बेच के खिसक ले, या हमने पूरे के पूरे सिस्टम को, उन्होंने उसको जहाँ जहाँ बेच सकते थे रेलिवेंट लोगों को बेचा और लोगों के पैसे वापस किए। तो कहीं पे आपको BCCI के जो क्या कहना चाहिए, विक्टिम्स कहना चाहिए, वो आपको क्यों नहीं मिले आज तक? आज तक कोई बंदा मिला? इतना बड़ा बैंक था, कोई बंदा, कोई बेवा, कोई खातून, कोई बच्चा, अंकल, कि यार मैंने अपने रिटायरमेंट के पैसे वहाँ जमा कराए थे और वो मेरे अभी वो डूब गए, आज तक क्यों नहीं मिला कोई? इतने अरसे से आप भी है ना सिस्टम में, किसी जगह पे कोई नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पैसे वापस किए थे सबके। भाई एसेट्स तो बैंक का एसेट्स था, बैंक लिक्विडेट हुआ, चलो जी बेच दिया, ख़त्म, ठीक है। और आगा हसन आबिदी साहब क्यों नहीं अरेस्ट हुए थे? उसके पीछे मेरे ख्याल से ही वेंट टू स्विट्ज़रलैंड या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसी कुछ बचत हो गई थी, और या 3-4 चीज़ें थी, वो स्टे वगैरह ये वो। तो लंदन से केस हुआ था, लंदन और अमेरिका में। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने बेसिकली लिक्विडेट किया था, जो कि जवाज़ उनके पास नहीं बन रहा था, बस बेस्ड ऑन यही मीडिया रिपोर्ट्स और कैरी लुगर साहब को और ये जॉन कैरी वगैरह का बयानात थे। तो इनके अपने हिस्ट्री कौन सी बड़ी अच्छी है कि इसकी, या प्रेसलर की, या इन सब की, कि यानी सच बोलने वाली हिस्ट्री तो कोई ऐसी नहीं है।
तो लेकिन ये बदमाशी है अमेरिकन की भी और सिस्टम की, वेस्ट वालों की, कि वो बड़े अच्छी मजबूती से झूठ बोलते हैं और उस पर कायम रहते हैं और उसको फिर साबित भी करते रहते हैं अगले कई डेकेड्स तक। तो लेकिन बात यह है सीधी सादी कि जब इन्होंने क्लैम्प डाउन किया था तब भी इनके पास कोई सॉलिड रिपोर्ट या वो नहीं था, सिवाय इसके कि जी इन्होंने कोलंबिया का एक बैंक क्यों खरीद लिया। नहीं, लेकिन मैं इसके पे रिवर्स आपसे पूछता हूँ ना, आपके पास उस वक्त से लेके कब तक, 2005-6 में अगर सदाम मरा, या जो सदाम, गद्दाफी, पाब्लो एस्कोबार, इनमें से एक आगे कह देता कि नहीं झूठ बोल रहे भाई, हमारे पास कोई बीसीसीआई के साथ काम नहीं है। बीसीसीआई में अगर किसी का अकाउंट है, द पॉइंट इज कि इंटरनेशनल बैंक्स आज से 1990 तक 99 तक इंटरनेशनल बैंक्स थे कितने? यूएई का कोई बैंक्स नहीं था बाहर। जो अभी बैंक्स नजर आ रहे हैं, सऊदी अरब की कोई बैंकिंग नहीं थी, इंडियंस के बैंक्स नहीं थे बड़े। हबीब बैंक, थोड़ा बहुत नेशनल बैंक और एक ये बीसीसीआई, पाकिस्तानी बैंक्स थे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे दुनिया में। यानी हत्ता कि जापान का कोई बैंक आप देखेंगे, चाइना का अभी भी नहीं है, ठीक है ना, सिंगापुर से लेके इन सब का किसी कंट्री का आप देखें कोई बैंक 1999 तक आप बता दें जो ग्लोबली ऑपरेट करते थे सिवाय पाकिस्तान के। इंडिया के बैंक्स नहीं थे ग्लोबली ऑपरेट करने वाले, क्योंकि एक बैंकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट बिजनेस है। ये इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हम समझते हैं कि मैंने पैसे दिए और उसने दुकानदार ने सामान दे दिया। तो 1999 तक किसी भी बैंक, कोई भी कंट्री के और बैंक ही नहीं थे, वेस्टर्न बैंक्स थे। बल्कि वो फिर जैसे जैसे दुनिया खुली है तो वो बैंक्स देखे तकरीबन ख़त्म हो गए। वो कौन सा है, एक ABN AMRO बैंक, वो पाकिस्तान में, वही उसके कितनी बार एसेट चेंज हुए। फिर एक स्कॉटलैंड का कौन सा था, बार्कलेस था, ये क्या था। ये इतने सारे बैंक्स हैं कि जो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं अब, इसलिए कि वो उस कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। अब जो दुनिया के बैंक्स आ गए, मिडिल ईस्ट के बैंक्स आ गए इतने सारे। लेकिन वो सब तो ये पहले यूरोपियन बैंक्स ही थे, अमेरिकन बैंक्स थे टॉप पे, और ये पाकिस्तान के बैंक्स थे। तो आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के बैंक्स के पास थे अकाउंट्स? अकाउंट्स तो हर एक के होते हैं। अभी भी आपके पास, अगर आपने मुझसे जो बात की है, मैं कल्बे अली एज अ सहाफ़ी बात कर रहे हैं, अगर आपको क्या पता कि मेरा असलियत में लिंक सेठ आबिद साहब से है या किसी और, मतलब मुझे शायद कल्बे अली का ना पता हो, लेकिन सदाम का तो मुझे पता हो। या सदाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट, उसके कैसे काला पैसा है। चले पैब्लो का जहां तक ताल्लुक है, तो पैब्लो कभी जिंदगी में अपना अकाउंट खोलेगा? जस्ट कम टू दिस पॉइंट, शेख आबिद साहब ने अपने अकाउंट खोले हुए थे या खुद वो शिप में लेके सोना आ रहे थे, तो उनका नाम क्यों आया? ये तो जो वो बात कही जाती है ना, वो भुट्टो साहब की फांसी के ऊपर, कि भाई उसने तो नहीं खुद कहा था ना, वो खुद मारा था। ये तो इसी तरह तो आप किसी भी चीज़ पे कह सकते हैं कि देखिए पैब्लो, ये जो एस्कोबार वगैरह हैं, कोई भी बंदा यहाँ पे ले लें, जितने भी ये जो वो हमारा अफगान जिहाद वगैरह में बहुत सारे लोग, जो इस तरफ के लोग, हमारे पाकिस्तान के जो लोग विद इन आवर बॉर्डरिंग एरियाज, फाटा के लोग जो बहुत मेगा रिच हो गए हैं, ठीक है ना, क्या साबित होता है कि आज तक वो किस चीज़ से रिच हुए हैं? नहीं। वो किस तरह साबित होता है? क्या करते हैं, किसी ने एक रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, मैंने लेकिन दिखा दिया कि जी साल भर में मेरी सेल हुई है 10 करोड़, 1 करोड़ मैंने टैक्स भी दिया, तो इसी बहाने तो मेरे पास 1 अरब रुपए बचे, उनमें से 9 करोड़ तो आ गए ना, लीगलाइज हुए। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, कि वो इधर उधर आए बाय शाही की बिजनेस थी, इलीगल सेल ऑफ फलाना फलाना फलाना, वो सारे के सारे उससे, यानी वो जो क्या है, वॉशिंग मशीन्स वाला जो सिस्टम था, उसमें से हो रहा था कि जी इसमें से हमें बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। तभी से मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड आया ना वहाँ पे। तो यहाँ पे भी सब जगह यही होता है कि अगर किसी शख्स ने भी कोई पैसा इधर से उधर करना है, तो वो एस्कोबार ने अपने नाम से करना है, अपने बेटे के नाम से करना है। वो तो रहते देखें फिल्मों में भी, लियारी में मैं खुद गया हूँ, कई इस तरह के जो गैंग वॉर वाले, इतनी सी गली के बाद इतनी बड़ी गली, फिर छोटी गली, गाड़ी जा नहीं रही, हर कोई उसे सलाम कर रहा है, ये कर रहा है, और घर में अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है लियारी में। यानी इससे, इस स्टूडियो से थोड़ा सा बड़ा स्विमिंग पूल था घर के अंदर, हीटिंग कूलिंग फलाना ढिमकाना, और वो कोई बीच में रेड एंड ब्लू लाइट्स भी लगाने के लिए ऑप्शंस फलाना, इतना खर्चा किया हुआ है। अब आप कहेंगे यार लियारी में तो ये हो ही नहीं सकता अगर आप सिर्फ उस पूल की पिक्चर देख लें, लेकिन बाहर निकलोगे तो है तो बहुत गरीब आदमी हूँ, थड़े पे बैठ के चाय पीता हूँ, पीता भी था चाय पे, मतलब इसी तरह चलते फिरते। तो ये जो बातें हैं, तो एस्कोबार का अपना अकाउंट तो नहीं था ना, उन्होंने भी एक लीगल सिस्टम बनाया हुआ था। जब अमेरिका वाले ये इतने होशियार है कि वहाँ पे जितनी क्रिमिनल्स हैं उनको तो नहीं कभी पकड़े जाते,
क्योंकि उनके नाम पे नहीं होते अकाउंट्स। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा इसके रिलेटेड, देन आई लेट यू गो। इतना बंदा अभी तक मैं मिलता हूँ लोगों से जो बीसीसीआई में बैंक में होते थे, मशहूर लोग जो बीसीसीआई की सीनियर पोजीशंस में थे, जूनियर पोजीशंस में थे, बहुत सारे बंदे। आज तक ये लोग, अब ये सोशल मीडिया का दौर में और आप बैठ के 2 माइक लगा के बातें कर रहे हैं ना, तो वो आगे क्यों नहीं कहते? उनका क्या चला जाएगा? देखिए, आपने अगर उनसे प्राइवेटली बात करिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने नाम भी लिए हैं आपको कई लोगों के, कि ये लोग अभी रिटायर्ड हैं और जिंदा ही हैं, कभी टाइम निकाल के उनसे आप प्राइवेटली बात करिए, वो यही कहेंगे। उनकी एक रेपुटेशन है, फिर उनके इंटरेस्ट हैं, वो लेकिन प्राइवेटली बात करने के लिए तैयार हैं, पब्लिकली बात करने भाई के लिए उनके इंटरेस्ट हैं। मैं एक डिफरेंट प्रोफेशन में हूँ। मैं अगर अभी बैंकर होता तो मैं यही सोचता ना, यार मुझे किसी न किसी जगह पे कंसल्टेंसी मिल रही है, मुझे कुछ है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रेपुटेशन है। हम में और उनमें फ़र्क है ना। ये भी मतलब है कि आपके आने से पहले मैंने और मज़ीद अपने कुछ लोगों से रिकन्फर्म की चीज़ें, ठीक है ना। तो आम लोग तो पढ़ते भी नहीं है। तो ये तो जो आप बात कह रहे हैं, ये तो सिर्फ तब हो सकता है कि जब एक, जैसे एक मुशर्रफ के टाइम पे एक पुश था कि जी आप अमेरिका की फिक्र छोड़ें, जिसने जो बुराई करनी है करना करे। तब अमेरिका की हम ज़्यादा बुराइयां करते थे मीडिया पे ओपनली, अब आज एज अपोज टू टुडे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड पुश होता है। जब इंडिविजुअल लेवल पे आप डालेंगे तो हर बंदा डरता है। इसलिए डरता है, सोचता है यार मैं, मेरे बेटे को नुकसान ना हो जाए। और नुकसान से मुराद है कि अगर उन्हें कोई छोटी मोटी कंसल्टेंसी मिल सकती होगी किसी बैंक से, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। हाँ, मतलब उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है। तो इसलिए वो लोग डरते हैं, आम आदमी। या जैसे ये वाली मिसाल है कि हम जो पाकिस्तान की, बस मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं कि आई मीन द रॉन्ग थिंग दैट वी आर डूइंग, कि इस वक्त 28 मई को इतने ज़्यादा रैलीज निकली, फलाना निकला। हमारे जो करंट आर्मी चीफ साहब हैं, उनकी तस्वीरें उठाई हुई थी लोगों ने, वज़ीर आज़म की उठाई हुई थी, सदर की भी उठाई हुई थी। और शायद ही मैंने कोई रैली देखी जहाँ डॉक्टर समरमंद साहब या कदीर खान साहब की कोई तस्वीर भी थी। मतलब दिस इज़ द रॉन्ग साइड। ये हमारी इस साल की अगर आप सारी रैलीज निकाल लें, मतलब 28 मई जो अभी गुजरा है, ठीक है ना, मतलब पिछले साल या अब आने वाले साल में ही आप देखिएगा कदीर खान की, अब शायद इस तरह से कोई बातें सुन लें हम जैसों की क्रिटिसिज्म, तो कोई लगा ले, वरना ये तो हाल है हमारा कि वी आर इवन फेलिंग टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग। और मैं इसमें एक आखिरी चीज़, तो हम कदीर खान की तस्वीर क्यों लगाए, मुझे बताएं। या देखें, ही वॉज, अब हाँ, कदीर खान का रोल क्या है, ही पुट हिज लाइफ एट रिस्क। ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने से ही उन्होंने लोगों में हल्का हल्का पब्लिक लाइफ में आना शुरू हो गए थे। और क्यों था, ताकि हम बता सकें इंडियंस को भी कि इफ़ यू मेक अ बॉम्ब विल मेक अ बॉम्ब। ज़िया-उल-हक ने भी, नहीं ये कहना बड़ा आसान है, इतना आसान अगर होता तो लीबियंस बना लेते, ईरानियंस बना लेते, नॉर्थ कोरियंस बना लेते। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इतना आसान। फिर उसके बाद वो एक चीज़ में उन्होंने मेहनत की, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। ईरानियंस कितने ज़्यादा अभी तक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हिट हो चुके हैं, जो ज़रा सा भी पता लगता है कि इस बंदे का ये रूट है, वो हिट हो जाता है। सही। इंडिया के अगर हम देखें तो इंडिया का बिफोर पार्टीशन, एक उनके जो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, वो भाभा साहब थे। उनका नाम पता नहीं पूरा नाम क्या, भाभा एंड में आता है। तो वो जो भाभा साहब थे वो भी पारसी थे और बाहर से पढ़ के आए थे अपने बाप के पैसे में, अमेरिका से, यानी स्टेट का उसमें कोई नहीं था। बाकी जो बेशतर बड़े बड़े लोग थे, अब्दुल कलाम वगैरह, ये सब जो थे वो भी मुसलमान थे, ये था वो था। मतलब पॉइंट ये है कि उनको एक एडवांटेज ये थी कि एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स, एक बहुत बड़ी कंपनी के पास, कंट्री के पास पैसा भी और जगह भी, वो उनको मिल रहा था। हमारे पास क्या था, पैसे भी कम थे, ह्यूमन रिसोर्स भी लिमिटेड था, ठीक है ना, और जगहें भी कोई ऐसी मैसिव नहीं है। इसके बावजूद भी कदीर खान साहब का एक की रोल है कि ही मैनेज थिंग्स की हमने डिवाइस बना ली, डन। लेकिन सर मैं इसका आपको ऑपोजिट ओपिनियन भी दे देता हूँ कि देखिए, माना ये सारी चीज़ें, लेकिन अब मेरी गलती तो नहीं है ना कि आपने मुझे बताया एज एन मेरी एज के लोगों को कि जी ये कदीर खान साहब हैं, इनने जी बिल्कुल फादर ऑफ द बॉम्ब थे। फिर उसके बाद हमने उनको विलन बनाया, उसके बाद हमने उनको ट्रायल पे बोला कि जी, और डंप भी कर दिया बेचारे। हाँ, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इनने पूरी दुनिया में की, इनने ये ज्यादती की। देखिए, ये हमारे कोर्ट्स ने कहा, अमेरिकन कोर्ट्स ने नहीं, हमारे कोर्ट्स ने उनको। मैं तो आपसे हमसे ही स्टार्ट ले रहा हूँ ना। मैंने आपसे स्टार्ट लिया था कि क्रिकेट टीम की प्रॉब्लम तो हमारी है, ठीक है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम बैनर नहीं उठाते। आम आदमी जो सड़क पे चल रहा होता है, ये जो छोटी बड़ी तंजीमें, वो
इस वक्त करंट आर्मी चीफ से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा क्या इख्तलाफ का तो सेंस ही नहीं है, मतलब एक सिस्टम से वो आए हैं, उनकी तस्वीर का उनका तो कोई रोल नहीं है 28 मई में। पॉइंट ये है मेरा, ये चमचागिरी वाली बात हो रही है कि भाई अगर आपने जेन्युइनली लोग रिकॉग्नाइज तो करें उनके मसले। लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना, हमारे पास हीरो कौन है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने आगा हसन आबदी की आज हीरो साइड दिखाने की कोशिश की, और अच्छा, लेकिन वही बात आ जाती है कि यार जब मैं जाऊँगा और मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, अब हिस्ट्री ये पॉडकास्ट के अलावा बहुत सारी है, और वो वाली हिस्ट्री अलग है। उसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री खोलूंगा आपकी AQ खान साहब की, अब तो AQ खान की हिस्ट्री में तो मुझे ये बताया जाएगा कि अरबों रुपए कमाए गए आपने उनको, और ये हमारे कोर्ट्स ने उनको गिल्टी किया ना। मिसाल के तौर पे आप मुझे बता दें कि कौन सा वो बंदा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब तो हम उस लेवल पे आ गए हैं कि यार आप 47 से लेके आज तक आ जाएं, मैं आपको सिर्फ उनकी बुराइयां देख सकता हूँ। और यहाँ पे आप सही है, एक स्ट्रक्चर्ड पुश होना चाहिए, हिस्ट्री बनानी चाहिए। लेकिन फिर इसका रिवर्स भी आ जाता है ना कि हम भी एक बंदे को बनाते हैं। जिस तरह जब मैं बच्चा था 90s में, तो AQ खान को वाकई इज्जत मिलती थी, हर जगह उनकी तस्वीरें लगी हुई होती थी। मेरे बचपन में उनको एक इज्जत मिलती थी। फिर आपने ही मुझे बताया कि नहीं अफलां बंदा टेररिस्ट है और इन्हें बहुत नोट छापे हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। तो अब बस आपने मुझे कहा, मैं तो नहीं बता सकता ना सुप्रीम कोर्ट को कि जी ये तरीका है वो तरीका है। सुप्रीम कोर्ट मेरे 9 साल के बच्चे को समझाएगी कि भाईजान विलन हीरो, बिन लादेन हीरो था इधर फिर विलन था, मुल्ला उमर इधर हीरो था फिर विलन था। ये तो मैं आपको कहानी, पाकिस्तान की हर कहानी शुरू और ऐसे ख़त्म ही ऐसी होती है कि मैंने अपनी पूरे बचपन जिसका पोस्टर लगाया उसको ही 2 महीने बाद अपेरेंटली विलन था पाकिस्तान का। तो यही तो पाकिस्तान है, और इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक आंसर है। और ये तो बड़ा, इसका कोई आंसर नहीं है क्योंकि हमारी ये एक नेशनल प्रॉब्लम है और ये आएगी टॉप से, क्योंकि जो लीडर्स ऑफ द कंट्री हैं उनको दे हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज आवर नैरेटिव एंड हु इज आवर हीरो। सीधी सी बात है, मतलब नैरेटिव का हिस्सा में से एक बनता है। हमने एक उन चीज़ों को हमने ज़बरदस्ती का अपने अंदर घुसा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लेट्स से महमूद गज़नवी ने सोमनाथ तोड़ा तो बहुत अच्छा काम किया, मतलब ये नैरेटिव हम ना भी बिल्ड करें तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वो तो बिल्कुल ही वो है डिसेप्टिव नैरेटिव, इसलिए कि वो हमारे से कोई लेन देन ही नहीं रखता। लेकिन जी तो लेकिन ये कि मैं जिसका हमने बात की थी कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हबीब बैंक जो प्लाजा है कराची का, कि इट वाज द स्मार्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ साउथ एशिया जब वो बन रही थी। बिल्कुल, लेकिन ये हम नहीं बताते। अच्छा चलिए छोड़िए, अब हमारी बेवकूफ़ियाँ देखें। बस एक लास्ट टाइम, आपने इतनी सारी अच्छी खासी जंगों की फिल्म्स देखी हैं, फिल्म देखी है, आपने कभी सुना है किसी फिल्म में देखा है किसी एयरक्राफ्ट ने सरेंडर कर दिया हो? नहीं। शारा फैसल में एयरफोर्स म्यूजियम है, उसमें आप जाएं, उसमें एक इंडियन एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। तो वो साहब जो थे ना, उनके 3 तरफ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट आ गए थे। जी मैंने ये एयरक्राफ्ट देखा हुआ है 1965 वाला। तो इंस्टेड ऑफ उसने सोचा कि यार मरूं या फाइट करूं, मतलब फाइट करो तब भी मर गया, ठीक है ना, या क्रैश कर दूं कहीं से, उन्होंने जाके बेस पे सरेंडर उतारा और सरेंडर कर दिया। तो एयरक्राफ्ट यही है, उनकी यूनिफॉर्म ठीक है, वो वापस जब एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुए चले गए। तो हम ये तक तो अपने पोस्टरों में बच्चों को दिखाते नहीं है ना। ये यानी कि कितनी एक अच्छी अचीवमेंट में से एक है, यूनिक अचीवमेंट। और अभी अगले 5 साल के बाद जिस तरह से इंडियंस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पेश कर रहे हैं, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे बच्चों को जो 5 साल के बाद, जो 10-15 साल के होंगे, जो अभी 9 साल का आपका बच्चा है, 5-6 साल के बाद वो पढ़ेगा कि 65 में तो इंडियंस ने ये कर दिया था, ये कर दिया था, ये कर दिया था, वो तो उनको अमेरिका ने बचा लिया, मतलब हमें अमेरिका ने बचा लिया, वरना तो हम गए थे। तो ये तो हमारा गलती है ना कि हमारे लीडर्स, अभी नेशनल नैरेटिव हमारा क्या रह गया है, हम पेटी पॉलिटिक्स में फंस गए। नवाज शरीफ, इमरान खान, ये 5, 6, 7, 8 जो बंदे हैं, इन्हीं के दरमियान में ही सब घूम रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये दिस इज आवर फॉल्ट, यू आर राइट। और उस वक्त चलो ठीक है, कदीर खान साहब को इसलिए बचाना था कि अमेरिकन, पता नहीं था कि 9/11 के बाद, वैसे ही मैं आपको ऐड कर दूं, हम सब भी देखते थे, जाते भी थे, कि कदीर खान साहब को या किसी एक चीज़ को हमने कहीं ना कहीं क्लैम्प डाउन करना था, क्योंकि लीबिया और ये वो इन चक्करों में, इराक के चक्कर में ये ना हो कि हम पे भी हमला हो जाता, आगे हम बहुत बुरी तरह फंस सकते थे। ठीक है, हम इंश्योरेंस डिफ़ॉल्ट के नज़दीक आ गए थे कि इंश्योरेंस ने हमारी इंक्रीज कर दी थी, बिकॉज वी वर इन द वॉर जोन, रेड जोन, या तो वॉर जोन, वो वॉर एरिया में थे, तो इसलिए इंश्योरेंस जितने भी शिपमेंट्स इधर आती थी उसमें फिर ये वो काफ़ी मसाइल थे। चलो जी, वो तो हमें करना पड़ गया, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आज भी हम भूल ही जाएं इस बात को। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर आपने इसको भुलवाना है तो फिर आपको हमें एक नई हिस्ट्री सिखानी पड़ेगी ना, और वो नई नहीं, ये अगर हम जो जेन्युइन तारीफ हैं वो तो करें ना।
तो जैसे मैंने जो बात की तो बिल्कुल जेन्युइन सही। तारीफ है ना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही वाली बात है ना सर, आई थिंक। और दिस इज़ अ गुड प्लेस टू लीव इट कि यही मसला है कि जब हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता और नहीं पता ना, हाँ, छुपा रहे हैं, हम खुद छुपा रहे हैं। तो इवेंचुअली जो बच्चे बड़े होंगे वो समझेंगे, जो इंडियन नैरेटिव्स है वो बिल्कुल सही समझेंगे। सर अब तो हम इंडियन पे आ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ हम 71 की वॉर में भी और इसकी वॉर में भी और उसमें भी बुरे लग रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, हम अब उस लेवल पे उससे पहले गए हैं। मैं हूँ, मुझे तो यही सिखाया गया कि भाईजान AQ खान भी बुरा है, आगा हसन एबजी तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। क्योंकि देखिए ये डिस्प्यूट तो हमने कभी किए ही नहीं ना। आप बड़े लेवल पे छोड़ दें, मैं कौन सा कह रहा हूँ हॉलीवुड की फिल्म बनाओ भाई, ये इस तरह की आप मुझे कॉन्वर्सेशन जो आप आज मेरे से कर रहे हैं ये दिखा दो मेन स्ट्रीम में, कहीं एक जगह दिखा दो बिल्कुल। मुझे। मैंने इसी पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की, मुझे आप दिखा दें, मैंने तो कहीं नहीं देखा, कुछ भी नहीं। डिस्प्यूट करने के लिए कुछ तो करो ना, एक अपनी तरफ से एक रेडिट पे कमेंट लिख दे यार, लेकिन दिखाओ तो सही ना मुझे। खैर चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको वापस बुलाएंगे। And thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.